दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब से यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने क्राइम स्टोरीज़ को कवर करना शुरू किया, उसके बाद से आप लोग देखते हैं कि अब हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अगर खासकर यूट्यूब पे देखें कि तो छोटे छोटे क्राइम केसेस हैं उनको कवर करने लगा है। और दोस्तों ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था पहले के दौर में, आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिमिनल होते थे वो क्राइम कर कर बच जाते थे। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में क्राइम कर कर बच पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना एक तरीके से पुलिस के सामने क्राइम करना, क्योंकि एक तरीके से पुलिस तक बात पहुंचती नहीं थी, इस वजह से मामला दब कर रह जाया करता था। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, मामला पुलिस तक पहुंचता है। हालांकि अंतिम जो काम होता है ये पुलिस का ही होता है, पुलिस ही तहकीकात करती है, पुलिस ही पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती है और पुलिस का काम ही सराहनीय काम होता है। और दोस्तों बहुत पुरानी कहावत है कि ज़र, जोरू और ज़मीन, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि इन चीज़ों की वजह से इंसान का कत्ल हो जाता है। और दोस्तों जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो ये एक बहुत बड़ी आफत बनकर इंसान के ऊपर टूटती हैं। और आज की कहानी के अंदर ज़र, ज़मीन, जोरू, ये तीनों चीज़ें एक साथ मेल करती हैं। और उसके बाद इस पूरी कहानी के अंदर जो होता है, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे। आप लोग को यकीन ही नहीं होगा कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग को मिलती रहे और आप लोग वीडियोज़ को हमारे देखते रहें। दरअसल बात करें कहानी की तो राजस्थान के अंदर एक ज़िला लगता है भरतपुर ज़िला, और इसी भरतपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है उद्योगनगर थाना। ये जो उद्योगनगर थाना है, इसी उद्योगनगर थाने के अंदर एक गांव आता है अजान गांव। और इसी गांव के अंदर 15 फरवरी साल 2023 को सुबह सुबह लोग अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं। कुछ को फ्रेश होना था, कुछ वैसे ही खेतों पे जा रहे थे, कुछ अपने कामकाज के लिए निकल रहे थे। तो कुछ लोग जब खेतों की साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर अचानक से कुछ संदिग्ध सा ऐसा पड़ा दिखाई पड़ता है लोगों को, लोग उस तरफ भागते हैं। एंड भागने के बाद में देखते क्या है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब चूंकि गांव का मामला, अमूमन गांव के अंदर सारे ही लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं, लिहाजा जब उस व्यक्ति को देखा जाता है तो पता ही चलता है कि ये व्यक्ति तो इसी गांव का रहने वाला है, नाम इसका नाथूराम है। लिहाजा उसके बाद में वो लोग नाथूराम के घर पर उसके बेटा जो दीपक होता है और उसकी जो पत्नी होती है रनिया, इसको खबर दी जाती है। अब जैसे ही बेटा दीपक ये बात सुनता है कि उसके पिता की डेड बॉडी खेतों की तरफ मिली है, नाथूराम की पत्नी रनिया सुनती है कि उसके पति की डेड बॉडी खेतों की तरफ मिली है, तो इन दोनों माँ बेटे का तो जो हाल था रो रो कर ये बुरा हो जाता है। अब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, डेड बॉडी को वहाँ से लोगों से कहते हैं कि डेड बॉडी को घर तक पहुँचा दीजिए, अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है, तमाम रिलेटिव्स को सबको खबर कर देनी है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब दोस्तों लोग डेड बॉडी को घर पे पहुँचवा देते हैं। अमूमन दोस्तों जैसा कि मुझे नॉलेज है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो वो ये है कि अगर कोई पुरुष होता है तो उसको घर पे ही नहलाया जाता है, नहीं सॉरी, उसको वहीं नहला दिया जाता है जहाँ पर उसकी चिता जलनी होती है। महिला होती है तो उसको घर पे ही नहलाया जाता है। कुछ लोग जाते हैं, चिता वगैरह तैयार करते हैं, उसके बाद में डेड बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जिस तरीके का जो रहता है हर धर्म के हिसाब से, उस धर्म के हिसाब से नाथूराम का भी अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियाँ चल रही थी। लेकिन इसी बीच में ये जो खबर थी ये उद्योगनगर पुलिस थाने में पहुंच जाती है कि इस तरीके से एक डेड बॉडी मिली थी। उस डेड बॉडी की अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, एक बार आप देख लीजिए कि अगर इसमें कुछ हो जाए। अब लिहाजा पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जो बेटा दीपक होता है उस दीपक से कहती है कि तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अंतिम संस्कार से पहले एक बार तुम्हारे पिता का पोस्टमार्टम करा लिया जाए, क्योंकि ना उनकी इतनी कोई उम्र थी, ना कोई ऐसी बीमारी थी, अचानक से डेड बॉडी मिली है। तो हो सकता है कि इस मामले में कुछ संदिग्ध हो, कुछ ऐसा निकल आए कि जिससे तुम्हारे पिता के साथ इंसाफ हो सके। बेहतर यही होगा कि एक बार अंतिम संस्कार से पहले तुम्हारे पिता की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा लिया जाए। अब जैसे ही पुलिस के मुंह से जो बेटा दीपक होता है ये बात सुनता है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो बेटा जो था वो पुलिस से कहता है कि देखो साहब, मेरे पिता की मौत हो चुकी है, अब उनको वापस तो लाया नहीं जा सकता, और मैं नहीं चाहता कि उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी के साथ में किसी भी तरीके की कोई चीर फाड़ हो, किसी भी तरीके की छेड़खानी उनकी डेड बॉडी के साथ में की जाए, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, अब डेड बॉडी की भी ऐसी तैसी लग जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, हमें किसी के ऊपर कोई डाउट नहीं है। अब लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं वो समझाते हैं, जैसे तैसे कर कर बाकी के जो लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और दीपक को समझाते हैं कि क्या हर्ज है, अगर एक बार पोस्टमार्टम हो जाता है, अगर ऐसा वैसा कुछ संदिग्ध है तो मिल जाएगा, कम से कम ये पता तो चलेगा कि कौन दुश्मन है, हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हें भी कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए जो दीपक होता है अब ये पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार होता है। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम से भी पहले एक होता है प्रीमार्टम। कायदे से तो वैसे 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रीमार्टम, एक होता है पोस्टमार्टम, एक होती है बिसरा। प्रीमार्टम में अगर देखा जाए तो पोस्टमार्टम से पहले एक तरीके से बॉडी को पूरी तरीके से एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कहीं पे कोई इंजरी, कोई मार्क्स, कोई हड्डी टूटी हुई है, फिर गर्दन कटी हुई, वैसी चीज़ें अगर कुछ मिलती हैं तो वो पहले ही पता चल जाता है कि हत्या है।
लिहाजा पुलिस वाले जब प्रीमॉर्टम वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ पुलिस वालों को डाउटफुल चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे डेड बॉडी के ऊपर कुछ मार्क्स थे, कुछ इंजरीज दिखाई पड़ रही थी। इस बात की जो सूचना होती है ये पुलिस वाले जो थे वो दीपक को देते हैं कि तुम्हारे पिता की डेड बॉडी पे कुछ इस तरीके के इंजरी मार्क्स मिले हैं और हमें पूरा डाउट है कि ये हत्या ही है और पोस्टमार्टम में चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। लिहाजा उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली ये मेंशन था कि इस नाथूराम की हत्या की गई है। लिहाजा अब जो दीपक था जब ये सुनता है कि उसके पिता की हत्या की गई है तो पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे पिता की हत्या हुई है, जबकि मुझे ऐसा डाउट भी नहीं था कि मेरे पिता की हत्या हुई होगी। इसलिए जो भी कातिल है अब ये पकड़ा नहीं, मतलब छूटना नहीं चाहिए। अब उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि अभी तक ये मामला एक तरीके से नेचुरल डेथ का लग रहा था और अभी ये मामला एक तरीके से कन्वर्ट होकर यानी कि 90 डिग्री घूमकर अब सीधा सीधा मर्डर केस बन चुका था। लिहाजा पुलिस वाले भी इस पूरे मामले को बहुत ही ज़्यादा सख्ती से लेते हैं और उसके बाद में जो दीपक था ये अपने पिता की हत्या का जो केस था ये पुलिस में दर्ज कराता है, चूँकि कोई ऐसा कुछ प्रॉपर किसी के ऊपर शक कोई डाउट था नहीं, इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कार्रवाई दर्ज कराई जाती है। अब चूंकि इस मामले की पूछताछ की शुरुआत करनी थी तो सबसे पहले जो दीपक होता है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जो दीपक की मां रनिया यानी नाथूराम की जो पत्नी होती है उनको बुलाया जाता है। इन दोनों से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, तुम्हारे पति की किसी से कोई हाल फिलहाल में कोई झगड़ा या फिर कोई पुरानी रंजिश हो या फिर कोई ऐसा ज़मीनी विवाद हो या फिर कोई पैसों का लेन देन हो, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो। तो जो दीपक होते हैं और जो रनिया होती है, दीपक की माँ, ये लोग कहते हैं कि साहब हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारा ना किसी से कोई झगड़ा हुआ आज तक, ना किसी से कोई ऐसा विवाद है। अब ऐसे जो महेंद्र कुमार राठी और जो एसओ सतीश वर्मा होते हैं ये बार बार इन सारे ही एंगल्स पर पूछताछ करते हैं, लेकिन जितने भी एंगल्स पर यानी दुश्मनी वाला एंगल्स हो या फिर कोई लड़ाई झगड़े का एंगल्स हो या फिर कोई पैसे का विवाद हो, इन सारे ही एंगल्स पर पूछताछ की जाती है। लेकिन पुलिस वालों को जो जवाब मिलता है उससे पुलिस वालों के हाथ कोई भी सबूत लगता नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले अब ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो जो घर तक ना पहुँच पाया हो, इसलिए अलग अलग उन लोगों से पूछताछ की जाती है जो लोग यहाँ पर नाथूराम को बहुत पर्सनली जानते थे। अब यहाँ पर सारे लोगों से पूछताछ हो चुकी थी लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ता है और एसपी साहब जो होते हैं श्याम सिंह, उन तक भी ये मामला पहुँचता है। उसके बाद में एसपी साहब भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि इस पूरे केस के अंदर अगर हर तरफ से हर एंगल से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो जो एसएचओ महेंद्र कुमार राठी होते हैं, साथ के साथ जो एसओ सतीश वर्मा होते हैं, एसएसपी ब्रजेश ज्योति होते हैं, इन तीनों को बुलाते हैं और टीम का गठन करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि सादी वर्दी में घूमो और उसके बाद में इस केस से जुड़ी हुई छोटी से छोटी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है कि परिवार को ही अगर हमने जीरो इन किया तो हो सकता है कि परिवार के अंदर से कुछ हमें ऐसा सबूत, कुछ ऐसा प्रूफ मिल जाए कि जिससे हम इस केस को सुलझा सकें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसे केसों के अंदर परिवार भी इन्वॉल्व होते हैं। अब पुलिस वाले जो थे वो वैसा ही करते हैं। एसएचओ महेंद्र कुमार राठी जी, एसओ सतीश वर्मा, एसएसपी ब्रजेश ज्योति जी, ये सारे लोग जब एसपी साहब का आदेश होता है तो उसके बाद में सादे वाने में घूमते हैं और सादे वाने में घूमने के बाद में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से इस पूरे केस के अंदर पूछताछ की जाती है। अब पुलिस वाले जो थे पूरे गांव के अंदर सादे वाने में घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ, अलग तरीके से दोस्ती का एंगल निकालकर हर एक तरीके से अंदर घुसकर पूछताछ की जा रही है। अब यहाँ पर जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, चूँकि घर वालों का एंगल जीरो इन करना था, तो यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिलती है कि जो नाथूराम था उसने 2 शादियाँ की हुई थी, यानी पहली वाली पत्नी से दीपक था और जो दूसरी वाली पत्नी थी ये रनिया थी। यानी यहाँ पर पुलिस वालों को एक अहम सबूत मिला कि जो रनिया और दीपक है ये माँ बेटे नहीं हैं और जो नाथूराम है उसकी ये दूसरी वाली पत्नी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पुलिस को ये पता चली कि जो रनिया है इसका अपने ही एक रिश्तेदार के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात यानी अवैध संबंध है और ये कोई और नहीं बल्कि इसकी ही बहन का देवर सुखबीर है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये चीज़ें पता चलती हैं तो सारी चीज़ें घूम फिर कर घर वालों की तरफ ही आ रही थी। इसलिए पुलिस वाले ऐसा करते हैं कि एक बार सोचते हैं कि घर वालों से ही अगर सख्ती से पूछताछ कर ली जाए तो फिर हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा पुलिस वाले वैसा ही करते हैं। सबसे पहले दीपक और रनिया को उठाते हैं, उठाने के बाद में इन्हें पुलिस थाने लेके आते हैं। दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो ये पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले जब सख्ती दिखाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रोते पीटते हैं, लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले बार बार इनसे घुमा फिरा कर बार बार सख्ती से अपने पुलिस वाले अंदाज में इनसे पूछताछ, इनकी मेहमान नवाजी जब करते हैं तो फाइनली इन लोगों को भी लग जाता है कि अब पुलिस के सामने कुछ भी छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा भांडा फूट चुका है, पुलिस सब कुछ जान चुकी है। अब बेहतर यही होगा कि जो पीठ पर डंडे उड़ रहे हैं उनसे बचना चाहिए। लिहाजा उसके बाद में ये दोनों टूटते हैं और टूटने के बाद में कहते हैं कि साहब हमने ही मरवाया है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं कि हमने ही कत्ल कराया है तो पुलिस वाले बड़ा असमंजस में पड़ते हैं कि यहाँ पर माँ और बेटा दोनों बोल रहे हैं कि हमने ही कत्ल कराया है।
या तो माँ किसी वजह से कत्ल करा सकती थी या फिर बेटा कत्ल करा सकता था किसी वजह से। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा क्या हुआ कि माँ और बेटा दोनों मिले और उसके बाद में इन दोनों ने कत्ल कराया, ये चीज़ें पुलिस वालों को जानना थी। इसलिए चाहे एसएचओ महेंद्र कुमार राठी हो, चाहे एसओ सतीश वर्मा हो, चाहे एसएसपी ब्रजेश ज्योति हो, ये सारे ही जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, ये सारे के लोग जो थे वो इस महिला से यानी रनिया से और दीपक से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार पूरी बात हमें विस्तार से और डिटेल से बताओ कि तुमने आखिरकार ये क्यों और किस तरीके से किया। तो जो रनिया होती है ये बताती है कि दरअसल नाथूराम की ये दूसरी शादी थी और जब मैंने नाथूराम से शादी की, शादी करने के बाद में मैं नाथूराम के घर में आई, मैंने उसके साथ में रहना सहना शुरू किया, तो नाथूराम से मुझे वो सारी चीज़ें, वो सारे सुख नहीं मिल पाए जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इसीलिए ये जो रनिया है ये बताती है कि मेरा ही एक दूर का रिश्तेदार सुखबीर था, उसके साथ में मेरे नाजायज़ रिश्ते हो जाते हैं। अब सुखबीर के साथ में रनिया अक्सर मिला करती, अक्सर उससे बातें किया करती, अक्सर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती। जो चीज़ें उसे नाथूराम से नहीं मिल रही थी वो चीज़ें उसे सुखबीर से मिल रही थी। इसलिए रनिया को सुखबीर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए वो सुखबीर के ही नज़दीक ज़्यादा रहा करती थी और इस वजह से वो नाथूराम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया करती थी। लेकिन नाथूराम कहीं ना कहीं ये चीज़ें नोट कर रहा था। नाथूराम इस बात को लेकर अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन जो रनिया थी, जितना नाथूराम उसके ऊपर ब्रेक लगाता, जितना उसे सुखबीर से मिलने के लिए रोकता, उतना ही रनिया सुखबीर के नज़दीक जाती। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में कलह कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता। अब जब आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होता तो ये बातें आस पड़ोस के लोगों को भी पहुंचती हैं, क्योंकि दोस्तों अमूमन चाहे गाँव हो या फिर शहर, अगर घर के अंदर इस तरीके की बातें होती हैं तो पड़ोसी सुनते ही हैं। और सेम कुछ रनिया और नाथूराम के केस में भी हुआ। जब पड़ोसियों ने सुना तो उन्होंने इस बारे में पुलिस वालों को भी बताया। लिहाजा उसके बाद में जब आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं और जो नाथूराम था रनिया को सुखबीर से मिलने के लिए रोकता, तो कहीं ना कहीं रनिया सोचती है कि अगर नाथूराम को रास्ते से हटा दिया जाए तो वो बाकी की ज़िंदगी सुखबीर के साथ में अच्छे से गुजार सकती है। लेकिन अकेली महिला करती भी तो क्या करती, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बीच में कहानी शुरू होती है दीपक की। दीपक जो कि 21-22 साल का एक लड़का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रंगीन मिजाज है, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला है, हर तरीके की उसमें आदतें, हर तरीके के उसके शौक। जब वो अपने शौकों में इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो जाता है। जब उसके ऊपर कर्जा होता है तो इस बारे में वो अपने पिता नाथूराम से बात करता है। वो कहता है कि पिता, मेरे ऊपर कुछ इस तरीके का कर्जा हो गया है कि अगर हमारी जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उसको हम बेच देते हैं तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। अगर कर्जा नहीं उतरेगा तो जो मेरे कर्जदार हैं वो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा, नाथूराम जब इस तरीके की बातें सुनता है अपने 22 साल के बेटे के मुँह से कि ज़मीन को बेचकर कर्जा उतार देते हैं, तो वो सोचता है कि अगर ये थोड़ी सी ज़मीन है वो बेच दी तो फिर हमारी आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। लड़का था, वो सोचता है कि चलो ठीक है, ज़मीन बिक जाएगी, अगर कर्जा वगैरह है वो उतर जाएगा तो आगे चल के पैसा कमा लूँगा, ज़मीन वगैरह खरीद लूँगा। लेकिन नाथूराम समझदार था, उसको पता था कि ज़मीन खरीदना, ज़मीन बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, जबकि ज़मीन को बेचकर उसका पैसा खा जाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसलिए नाथूराम अपने बेटे दीपक से कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं अपने पुरखों की ज़मीन को नहीं बेच सकता। अब इस बात को लेकर दीपक के भी जहन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं कि आकाश ऐसा होता कि नाथूराम मर जाता और उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती और उसके बाद में बेचकर अपना कर्जा निकाल देता। अब लिहाजा इसी कश्मकश में दीपक है, उधर दूसरी तरफ रनिया भी इसी कश्मकश में है। लेकिन रनिया और दीपक के बीच में इस बात को लेकर किसी भी तरीके की कोई डील, कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे रनिया और दीपक जब दोनों मिलकर नाथूराम की बुराई करने लगे तो आखिरकार इन दोनों को एक दूसरे से जब इनके जो एक सोच होती है, थिंकिंग जो होती है, जब मैच होती है तो उसके बाद में ये दोनों कर्रा दिल करके एक दूसरे से बात करते हैं कि क्यों ना नाथूराम को मार दिया जाए। रनिया सोचती है कि अगर नाथूराम मर गया तो वो अपनी आगे की ज़िंदगी अपने प्रेमी सुखबीर के साथ में गुजार लेगी। वहीं दूसरी तरफ दीपक सोचता है कि अगर नाथूराम मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी बेचकर मैं बाकी का कर्जा उतार दूंगा और बाकी के पैसे से अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकता हूँ। लिहाजा कत्ल भी इन्हें खुद नहीं करना था। अब कत्ल किया जाए तो कैसे किया जाए, उसके बाद प्लानिंग बनती है कि सुपारी देंगे, लेकिन सुपारी देने के लिए भी पैसे चाहिए थे। अब जब पैसे चाहिए थे तो दीपक जो था वो और कर्ज की तलाश करता है, लोगों से कहता है कि ज़मीन में हाल फिलहाल में बेच दूंगा, उसके बाद में आपका कर्जा दे दूंगा। दीपक जब कर्जे के लिए मारा ताड़ा फिरता है तो उसको 1 लाख रुपए का कर्जा आखिरकार मिल जाता है। दूसरी तरफ जो रनिया थी अपना मंगलसूत्र बेचती है और कुछ और गहने बेचती है, 1 लाख रुपए और इकट्ठे करती है, यानी टोटल 2 लाख रुपए इन दोनों के पास में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद में ये अपने एक रिश्तेदार से इस बात को लेकर डील करते हैं, 2 लाख रुपए में सौदा होता है। अब जो रिश्तेदार था वो नाथूराम को अच्छे से जानता था, नाथूराम भी उस पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट करता था, इसलिए वो रिश्तेदार कुछ भी कर सकता था, नाथूराम को कहीं भी लेके जाया सकता था। इसलिए 14 फरवरी साल 2023 को वो रिश्तेदार जो था वो नाथूराम के घर पे आता है। घर पे आने के बाद में वो नाथूराम से कहता है कि चलो खेतों की तरफ घूमने के लिए चलते हैं। अच्छा, जो नाथूराम था, अमूमन घर में अगर कोई आता है तो वो खेतों की तरफ जाने के लिए कहता है तो इंसान चले ही जाता है। नाथूराम उसके साथ चला जाता है।
उसके बाद में जैसे ही ये लोग जंगल में पहुंचते हैं, वो जो रिश्तेदार था नाथूराम के ऊपर हमला करता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। शव को वहीं पर छोड़ता है, लेकिन शव को वहाँ पर छोड़ने से पहले, अपने घर जाने से पहले, वो दीपक को इस बारे में कॉल करता है। कॉल करके बताता है कि तुम्हारा काम सफलतापूर्वक हो गया है। दीपक जब ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, नाथूराम रास्ते से हट गया, अब आगे वो अपनी ज़मीन बेच देगा और अपने पैसे से जो पैसा मिलेगा उससे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेगा। दीपक इस बारे में अपनी माँ रनिया को बताता है। रनिया भी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, कांटा निकल गया। अब उसके बाद में पूरी रात ये लोग इंतज़ार करते हैं कि सुबह को कोई डेड बॉडी को देख ले, उसके बाद में हम तक खबर आए और हम जाएं, डेड बॉडी को लेके आए, अंतिम संस्कार कर दें, बात खत्म हो। और इसी तरीके से होता है। सुबह के वक्त डेड बॉडी मिलती है, गांव वाले इनके परिवार को खबर करते हैं, ये लोग जाते हैं, डेड बॉडी लेके आते हैं, तमाम रिश्तेदारों को खबर कर देते हैं कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। और उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही होती हैं। लेकिन इसी बीच में एक मुखबिर जो था वो उद्योगनगर थाने में कॉल कर देता है। पुलिस पहुंचती है, पोस्टमार्टम कराती है, तो ये सारा राज एक तरीके से पानी की तरह साफ हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब लोग इस पूरी कहानी को सुनते हैं तो लोग बड़ा हैरान होते हैं कि हमारे गाँव के अंदर भी कुछ इस तरीके के कलंकित लोग रह रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई इंसान है और उसके चेहरे के पीछे अनेक चेहरे छुपे हुए हैं, और जब उन छुपे हुए चेहरों के बारे में इंसान को पता चलता है तो बड़ा हैरत होती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा।